भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुन के जाना मेरे भाई सारे, ठीक है। गाड़ी ली है डीएसए के थ्रू, एजेंट को यानी ऊपर मैंने पैसे दिए हैं तब जाके गाड़ी मिली है, क्योंकि मेरी 3 अक्टूबर की बुकिंग थी, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी, 6 महीने होने वाले थे। फैब में एक बंदे को कॉल किया एजेंट को, और मेरे एक एजेंट में पैसे फंसते फंसते बचे थे, 31,000 मार लिए थे उसने। वो तो जैसे तैसे करवाए, दिल्ली गया, उससे निकलवाया ज़बरदस्ती। वो एक बड़ा सीन है, उसकी वीडियो पर है, देख लेना, सीरियस सीन हो गया था। तब मैंने डिसाइड किया डीएसए के थ्रू नहीं लूँगा। लेकिन फैब में तो हद हो गई थी भाई कि यार गाड़ी कब तक मिलेगी, आ नहीं रही है, मेरे को गाड़ी चलानी है, रोड ट्रिप पे जाना है, थोड़ा कंटेंट भी बनाना है, तो कब कितने दिन ले लेता हूँ यार गाड़ी। अभी मन है, एजेंट के पैसे में वीडियोस बना के रिकवर कर लूँगा, ठीक है। उस एजेंट को मैंने कॉल किया, फैब में एक था दूसरा, बोला भाई गाड़ी तो मिल जाएगी लेकिन यूपी से लानी पड़ेगी। मैं बोला भाई यूपी से तो नहीं, इधर कोई हो तो बता दो, दूसरी स्टेट जाऊं, क्या पता गाड़ी कैसे निकले, इधर हो तो बताना। कैंसिल हो गया। मार्च के फर्स्ट वीक में मैं बोला अब गाड़ी चाहिए। मैंने उसको वापस कॉल किया उसी को कि भाई अब गाड़ी दिलवा दो। बोला भाई यूपी से ही लानी पड़ेगी। मैं बोला अब मैं ले आऊँगा, बताओ। पेमेंट डिसाइड हो गई, उसने पेमेंट मांगी कुछ, और बार्गेनिंग करी मैंने, इधर उधर से कोटेशन उसको ला के दी, तो उसने डिस्काउंट दे दिया मेरे को। एक्चुअल पेमेंट वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। हो गई। तो बोला भाई पेमेंट तो पहले करनी पड़ेगी। मैं बोला पेमेंट तो मैं पहले नहीं करूंगा, मैं तो दूध का जला हुआ हूँ, छाछ को फूंक मार मार के पीऊंगा, तो पैसे मेरे फंसते फंसते बचे हैं, आपको तो पहले नहीं दूंगा। बोला भाई पहले पैसे नहीं दोगे तो पहले गाड़ी नहीं दूंगा। अब बात उसकी भी ठीक है, तो मैं बोला कोई बीच का रास्ता निकालो। तो उसने कहा मुझे मेरी पेमेंट का पीडीसी दे देना, पोस्ट डेटेड चेक। गाड़ी जिस दिन लोगे उस दिन से 2 दिन बाद का चेक। गाड़ी पसंद आ जाए ले लो तो मुझे बता देना, मैं चेक लगा दूंगा। गाड़ी में ही कोई दिक्कत हो गई कि पीडीआई में फेल हो गई, कोई मेजर फॉल्ट है, गाड़ी नहीं मिली, तो मेरे को बता देना, चेक कैंसिल कर देना या मैं चेक फाड़ दूंगा। ये भी ठीक है। यहाँ जाने से पहले उसने मुझसे पेमेंट करवाई 25,000 की, लेकिन शोरूम के नाम पे, शोरूम की मेरे को रिसीट आ गई सेम डे, शोरूम का एड्रेस आ गया, वहाँ पे गाड़ी की फोटोज वीडियोज अंदर बाहर की पूरा मंगवाई, कुछ एक्सेसरीज वहाँ पे लगी हुई थी, चेसी नंबर तक मैंने मंगवा लिया कि कभी यहाँ पे किसी गाड़ी की फोटो भेजे, वहाँ पे मुझे कोई और गाड़ी पकड़ा दें, ठीक है। तो मैंने चेसी नंबर भी मंगवाया, बहुत वहमी हूँ मैं। फिर एक सुनो मैंने क्या करा, उसने जो गाड़ी की फोटोज भेजी बाहर की, उसमें ग्रिल लगी हुई थी, ठीक है। अब मेरे को रिसीट भी आ गई थी 25,000 की। तो मैंने ये देखा गाड़ी की फोटोज में जो ग्रिल है, क्या ये एक्चुअल उसी डीलरशिप की है जिसकी रिसीट है। तो शोरूम की डिटेल मैंने निकाली, गूगल किया, गूगल फोटोज खोली, तो वही ग्रिल थी, वही शोरूम था। तो ये कंफर्म हो गया, हाँ भाई बंदा जेन्युइन है, गाड़ी भी जेन्युइन है। तो मैं बोला ओके गो हेड। तो मैंने फिर 7-8 तारीख को अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करी बनारस की, क्योंकि जौनपुर से मैंने गाड़ी ली है। गुड़गांव ब्रेजा खड़ी करी भाई के पास, सुबह 4:30-5 बजे की फ़्लाइट थी 10 तारीख की। उस दिन सुबह पहुंचा, गाड़ी देखी, वेरीफाई किया, सारा कुछ सब कुछ सही था। गाड़ी की छोटी मोटी पीडीआई मैंने करी, क्योंकि बाकी कोई दिक्कत थी नहीं गाड़ी में। गाड़ी की वॉशिंग करवाई, और लोन का काम मैं यहाँ जाने से पहले करवा के गया था, क्योंकि इंटरस्टेट जब भी लोन होता है देखो 3-4 दिन लगते हैं, और मेरा प्री अप्रूव्ड ऑफर था तो जल्दी हो गया था। यहाँ जाने से पहले काम मैं शुरू करवा के गया था अपना। 2-2 तरीके के टोल कैसे दें। फिर क्या हुआ, लोन का काम हो गया था, बीच में सैटरडे संडे भी पड़ गया था। फिर भी भाई बंदा, ये जो एजेंट है डीएसए, इसी ने करवा के दिया, बैंक वाला बंदा भी हिसार से, बोला भाई ये लोन करवा देगा। मैं बोला ओके। तो मैं चला गया यहाँ से, गाड़ी की सारी गाड़ी की सारी तैयारियां करने लगे। गाड़ी तैयार खड़ी थी काफ़ी दिन से। उन्होंने बताया कि यहाँ से दिल्ली हरियाणा के बहुत लोग गाड़ी लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड थार की कम है, स्कॉर्पियो एन की ज़्यादा है, और उधर थार की भी ज़्यादा है, एन की भी ज़्यादा है, तो उधर से बंदे बहुत आते लेने, ठीक है। और फिर गाड़ी तैयार हो गई, सारा मैंने जो प्रोसेस था वो चालू कर दिया। और मुझे बस दिक्कत ये थी लोन कहीं होगा ना होगा, क्या दिक्कत होगी, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन सेम डे लोन हो गया, मैं गाड़ी लेके आ गया। अब मैं वहाँ पे कितनी पेमेंट करके आया मैं आपको बताता हूँ। 21,59,000 इस गाड़ी की एक्स शोरूम वैल्यू है, वो हो गया उसका 1% TCS 21,590, 21,590 ये उसका हो गया। उसके बाद गाड़ी का 73,000 का इंश्योरेंस कटा है, टॉप मॉडल है 73 का। उसमें सारे बेसिक कवर्स मैंने लिए, जीरो डेप हो गया, इंजन प्रोटेक्शन, RTI, कंज्यूमेबल, की प्रोटेक्शन, बेसिक जितने कवर हैं मैंने सारे ले लिए इसके, कोई नहीं छोड़ा, एक भी नहीं। वो करके 73,000 डॉट मुझे यूनिवर्सल सोम्बो का 1+3 का इंश्योरेंस मिल गया। 19,990 या 99 की ऐसी कुछ होती है, 20,000 मान लो। एक्सटेंडेड वारंटी ली, कंपनी देती है 3 साल 1 लाख किलोमीटर। जब आप 20,000 पे करते हो तो 1 साल बढ़ जाता है, प्लस 20,000 किलोमीटर,
तो ये करके 4 साल 1,20,000 की मेरी वारंटी हो गई। 26,400 की एक्सेसरीज के मैंने पैसे पे किए, लगा के तो उन्होंने रख रखी थी 35,000 की। एक पार्सल ट्रे थी पीछे 9,000 रुपए की, वो मैंने हटवाई। एक यहाँ पे एयर डैम, वो थे एयर डैम कुछ होता है, एक्सेसरी ऐसे लगी हुई थी बम्पर के नीचे, वो मैंने हटवाई। मैं जो पैसे दे के आया वो 26,400 के, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि लूँ या ना लूँ, वो लेनी ही पड़ती। वो लगी हुई थी गाड़ी पे, डबल साइडेड टेप वाली चीज़ें उतरती नहीं है। जो नहीं पसंद थी वो हटवा दी मैंने। एक तो एजेंट को पैसे भी दो, फिर एक्सेसरीज के भी पैसे दो, तो गलत है। बट जो लगी हुई थी ठीक थी, मेरे को लेनी थी, मैंने ले ली। 7,500 उन्होंने मुझसे लिए, किस चीज़ के लिए? TRC के, कि यहाँ से आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करके देंगे, ठीक है। ये उसके हो गए। टोटल आप करते रहना। मैं वहाँ पे बस इतने ही पे करके आया हूँ। यहाँ पे मैंने RTO के नहीं पे किया, क्योंकि वो मैं अपनी स्टेट में जब गाड़ी रजिस्टर करूँगा तब मुझे पे करने हैं। वो हो गया। उसके बाद 7,500 तो उसने भाई मुझसे अलग से लिए, UPI खुद के बंदा जो सेल्स एजेंट था उसके अकाउंट में। मैं बोला देखो यार इतने तो नहीं लगते हैं, गाड़ी इंटरस्टेट गाड़ी है तो इतने ले रहे हैं। मैं बोला फिर तुम अपने UPI में क्यों ले रहे हो? कह रहे सर कोई ऐसी बात नहीं, आप ये कर, ये वेरीफाई कर लो। अरे नहीं सर सब जेन्युइन है। मैंने सोचा छोड़ यार, देख मेरे को गाड़ी लेनी है, ये 7, 8, 10, 20,000 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब लेने आया हूँ, लेके जाऊँगा, बहस नहीं करनी। पैसे सारे पहले डिसाइडेड हो गए थे कि एक पैसे की बात पहले ही हो गई थी कि 7,500 का ये लगेगा, इसका वो, तो अब लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो वो करके मैंने वहाँ पे इतने पे किए, टोटल करते रही हो। यहाँ पे गाड़ी लेकर आया और फैंसी नंबर के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था। फैंसी नंबर की भी वीडियो पर देख लेना, मैंने कैसे 0014 नंबर लिया, क्या बिडिंग प्रोसेस होता है हरियाणा में। तो उसके मैंने पे, मेरे को वो नंबर पड़ा 51,000 का, 50-51,000 का मैंने फैंसी नंबर लिया। फिर अब मैंने गाड़ी का टैक्स भरना था। अब मैं गया अपने RTO, तो जो एक शोरूम वैल्यू होती है वो अगर 20 लाख क्रॉस करती है तो उसका 10% आप RTO भरते हो। तो 21,59,000 का 10% हो गया 2,15,900। ये मेरा टैक्स था, प्लस हाइपोथिकेशन, प्लस फाइल चार्जेस, HSRP जो कुछ करके, सॉरी नोट HSRP, ये करके मेरा हो गया 2,18,735 रुपए। ये मैंने RTO में आके पे किए हैं। अच्छा एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि जब मैं गाड़ी लेकर यहाँ पे आया RTO में टैक्स कटवाने के लिए, बोला इसका ग्रीन टैक्स का है। मैं बोला सर गाड़ी तो UP से ली है। बोला कहाँ से ली है वो फर्क नहीं पड़ता, कहाँ रजिस्टर करा रहे हो उससे फर्क पड़ता है, क्या वो दिल्ली NCR में है। तो जैसे हमने 1% TCS दिया था एक्स शोरूम वैल्यू का, वैसे ही आपको 1% TCS, सॉरी ग्रीन टैक्स देना पड़ता है अगर आपकी गाड़ी दिल्ली NCR में रजिस्टर हो रही है। मैं बोला यार वो टैक्स उन्होंने नहीं काटा। बोला वो तो डीलरशिप से कटवा के लाओ। डीलरशिप को कॉल किया, बोला सर देखो हम तो UP में है, यहाँ तो NCR में पड़ता नहीं है ये, तो हम तो टैक्स काटते ही नहीं है, तो हम नहीं काट सकते। आप एजेंट से बात करो या यूनियन बैंक से कटवाओ। यूनियन बैंक के मैनेजर से बात करी रेवाड़ी। बोला देखो भाई हमारे पास तो हमें तो पता ही नहीं इस चीज़ का, कोई एक आधा कस्टमर आता है साल 2 साल में इतनी महंगी गाड़ी लेके ग्रीन टैक्स कटवाने, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अपने DSA को कॉल किया, बोला भाई मैं कटवा दूंगा, 1,500 रुपये ऊपर लगेंगे। तो 21,590 प्लस 1,500, ये 22,500 कुछ माल, टोटल 22,500 मैंने दिए, थोड़ा बहुत कम कर दिया उसने। तो 22,500 का उसने यूनियन बैंक से टैक्स कटवाया। अगले दिन फिर मैं RTO में गया, वो फिर जमा करवाया मैंने उसके, तो ये वाले भी ऐड कर लेना, तब जाके इसका टैक्स कटा है। तो ये करके जोड़ते रहना तुम। फिर नंबर अलॉट हो गया, गाड़ी तुरंत ऑनलाइन चढ़ गई। 1,500 रुपये मैंने दिए नंबर प्लेट के। ये करके गाड़ी अब नक्की है। और जो एक्सेसरीज लगी थी उसका पूरा वीडियो आ चुका है, वो देख लेना कितने की क्या एक्सेसरीज मैंने लगाई है गाड़ी में, और फैंसी नंबर का प्रोसेस क्या हुआ। मार्केट फिर मैंने करोल बाग में जो अभी तक गाड़ी पे 1,70,000 की वैसे अलग से एक्सेसरीज लग चुकी हैं, वो शोरूम वाली मिला के, करोल बाग PPF ये सब मिला के, उन सब की डिटेल्ड वीडियो है, सारी प्लेलिस्ट है थार रॉक्स की, देख लेना। अब मेजर खर्चा रह गया, मैंने एजेंट को कितने दिए DSA को। DSA होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, एक नंबर के काम, शोरूम से इनका टाइप होता है। अब ये जो पैसे लेता है बंदे सारे खुद के पास नहीं रखता, ये डीलरशिप में जाते हैं, सेल्स एजेंट को, वहाँ के GM को, सब में पैसे बढ़ते हैं, ठीक है। उस बंदे को उसने मुझसे मांगे थे 1,20,000। मैंने फिर कहीं और से पता किया, वो बंदा कम आ गया पैसे करके, फिर उसकी कोटेशन इसको ला के दी, लास्ट फाइनल हुआ 90,000। मैंने अपने DSA को दिए 90,000 का चेक, मैं इसको पोस्ट डेटेड देकर आया था। 90,000 वो कट गए। अब ये 90,000 ये नहीं रखेगा, GM को भी देगा, सेल्स एजेंट को भी जाएंगे, शोरूम में हर मतलब उस सेल्स हेड हो गया, उस सब में बटेंगे ये पैसे। अब ये कितने रखेगा मुझे नहीं पता, चाहे 80 रखो चाहे 10 रखो। मुझे गाड़ी लेनी थी, मैंने गाड़ी ले ली।
तो ये करके ऐसे मुझे गाड़ी मिली है। डीएसए से बच के रहना, सारे भरोसे के नहीं होते हैं। अगर किसी को चाहिए, मैंने जिस डीएसए के थ्रू ली है तो मैं नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि भाई देखो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। आप लोग जाओगे गाड़ी लेने, कल को 19-20 कुछ हो गया, मेरा नाम खराब हो जाएगा कि यार इसने दिलवाई थी, इसका कट रहा होगा बीच में, ये गाड़ी में दिक्कत हो गई, मैकेनिकल जुगाड़ू ने दिलवाई थी, पंकज ने दिलवाई थी। मैं नहीं पढ़ूंगा बीच में, मैं इसलिए कोई डिटेल उसकी शेयर नहीं कर रहा हूँ, कौन था, कहाँ का था, कुछ नहीं बता रहा हूँ। ऐसे करके इतने की मुझे गाड़ी पड़ी है। और सब डीएसए जेन्युइन नहीं होते हैं, सब खराब भी नहीं होते हैं। मेरा वाला जेन्युइन निकल गया क्योंकि मैंने बहुत दिमाग चाटा उसका। और तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें डीलरशिप का नाम बता दूंगा तो सीधे जाके तुम गाड़ी ले लोगे? अगर गाड़ी खड़ी होगी तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें गाड़ी दे देंगे? यूर रॉन्ग। वो तुम्हें बोलेंगे भाई ये तो किसी और की खड़ी है, तुम्हें तो बुकिंग करानी पड़ेगी, तुम्हारी 6 महीने में आती है, 1 साल में आती है, महिंद्रा की तरफ से तुम्हें ईमेल आएगी, जब भी तुम्हारी गाड़ी की डिलीवरी होगी तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी। महिंद्रा जानबूझ के ऐसा करता है, डिलीवरी लेट करता है, उन्हें पता है उनकी गाड़ी बिकनी है। जो महिंद्रा का कस्टमर है वो महिंद्रा की ही गाड़ी लेगा। कभी कोई शोरूम जाके ये नहीं कहेगा भाई थोड़ा डिस्काउंट दे दे, नहीं तो मैं सफारी ले लूंगा, हैरियर ले लूंगा, यार कौन सी लूं। नहीं, जो महिंद्रा डीलरशिप गया है वो गाड़ी लेने गया है, देखने नहीं गया। स्कॉर्पियो क्लासिक लेनी है तो लेनी है, थार लेनी है तो लेनी है, क्लासिक लेनी है, एन लेनी है तो लेनी है। इनके कंपटीशन है ही नहीं, बंदा किससे डराएगा? डिस्काउंट नहीं मिलते इनकी गाड़ियों पे कभी भी, कभी कभार चलेंगे। अब महिंद्रा क्या करता है, देखो गाड़ी तो बिकनी है, क्यों ना इस पे पैसा कमा लिया जाए। देखो उनको पता है क्या हो रहा है, लेकिन वो इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब डीलरशिप लेवल पे अगर चीज हो रही है तो कंपनी पे ही तो ब्लेम जाएगा ना भाई। हम उस बंदे को थोड़ी ब्लेम करेंगे जिसने उसकी डीलरशिप ले रखी है, फ्रेंचाइजी ले रखी है। हम तो महिंद्रा को बोलेंगे। तो गाड़ी बेच रहा है, वो कमीशन इंसेंटिव जो बनता है सेल्स हेड का, जीएम का, वो बनता ही बनता है। ये हम जैसे लोगों से जो डीएसए के थ्रू जाएगा वो भी लेते हैं। और तुम्हें गाड़ी डायरेक्टली नहीं मिलेगी, तुम जाके देख लेना। चाहे पैसे दोगे भाई ले जाओ, गाड़ी तैयार खड़ी है, सर गाड़ी चाहिए 1 साल बाद आना, बुकिंग करवा दो। अगर पैसे नहीं दिए तो ये खेल है भाई। मैं तो आपको ये सलाह देता हूँ, आज अगर इच्छा है जो गाड़ी खरीदने की, चलाने की, आज ले लो। ये उम्र दोबारा नहीं आएगी। पैसे आ जाएंगे दोबारा, कम 20 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये उम्र दोबारा नहीं आएगी। मैं दोबारा 30 साल का नहीं हूँ जब मैं थार चला रहूँगा। कल को पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ बंद हो रही है, मजाक की बात नहीं है। हाइब्रिड फ्यूल पे जा रहे हैं लोग, इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं, सीएनजी भी बंद हो जाएगा थोड़े टाइम में। डीजल तो खत्म कर देंगे आने वाले 3-4 साल में, रजिस्ट्रेशन बंद। तो अभी उम्र है, गाड़ी लेके चला लो। ये 24/10 का रूल मत लगाओ, कभी गाड़ी नहीं ले पाओगे, सही बता रहा हूँ। उसके एसेट में लगा देते ये लाइबिलिटी है, वो एसेट है, ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। सब बकवास, कोरी बकवास। गाड़ी का शौक रखते हो, गाड़ी चलाओ। मेरी आज उम्र है गाड़ी चलाने की, कल को जिम्मेदारियां इतनी हो जाएंगी मैं गाड़ी खरीद ही नहीं पाऊंगा। पहले मुझे सोचना पड़ेगा, पार्टनर का सोचना पड़ेगा, अगर बच्चे करूंगा तो बच्चों का सोचना पड़ेगा। आज फ्री हूँ, यंग हूँ, फ्रीडम है पूरी, मनपसंद गाड़ी खरीद ली, चला रहा हूँ, मजा आ रहा है। 8000 किलोमीटर की रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ, सोचना ही नहीं पड़ रहा। खरीद लो यार, चलाओ। तो यार ये कुछ था इस वीडियो में। अब आपको शायद मैंने फुल टोटल अपनी कॉस्ट बता दिया गाड़ी की। आपको कुछ कम लगाओ, ज़्यादा लगाओ, आप लोग देख लेना, आपकी मर्जी है। और मुझे गाड़ी लेनी थी, मुझे एजेंट को पैसे देने पड़े। ऐसा नहीं है कि महिंद्रा कोई चीज़ नहीं पता है, महिंद्रा को भी पता है कि उनके बंदे ऐसे कर रहे हैं नीचे, उनकी गाड़ियाँ ब्लैक में बिक रही हैं, ठीक है। लेकिन महिंद्रा कुछ कर नहीं रहा क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है। महिंद्रा के खिलाफ कोई एक ट्वीट कर दे तब तो आनंद महिंद्रा भागे हुए आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, ट्वीट का जवाब देंगे। लेकिन जब ये लोग कह रहे कि डीएसए के थ्रू गाड़ी मिल रही है, हमें गाड़ी नहीं मिल रही 6-6 महीने 1-1 साल, तब आनंद महिंद्रा का कोई उस पर रिप्लाई नहीं आता।